वेलकम बैक। वजीर आजम और वफाकी वज़रा की जानिब से तमाम सेक्टर्स को टैक्स रेट में लाने और मुनसिफाना टैक्सेशन के दावों के बाद अब हुकूमत एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स कटौती की तैयारी कर रही है। इस हवाले से कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वफाकी वजारत हाउसिंग के तहत कायम टास्क फोर्स हाउसिंग सेक्टर पर टैक्स कटौती समेत दीगर तजावीज़ सामने लाई है, जिस पर गौर के लिए वजीर आजम ने कल इजलास तलब कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, और हुकूमत ने जो हाउसिंग सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए टास्क फोर्स बनाई है उसके मेंबर भी हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, बजट के दौरान वजीर आजम की जानिब से, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से कहा गया था कि मुनसिफाना टैक्स लागू करना जरूरी है, इसलिए रियल स्टेट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, रिटेल होलसेल सेक्टर हो, तमाम पे टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन टैक्स लगाने के चंद माह बाद अब टास्क फोर्स ये रेकमेंड कर रही है कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं रियल स्टेट सेक्टर पे उसमें कमी की जाए। क्या वजह है इसकी? आई थिंक देखिए, पहले तो ये बहुत ज़रूरी है इसको क्लैरिफाई करना कि रियल एस्टेट जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। रियल एस्टेट में जो है वो परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स जो है, उसके गाब में वो ये समझा जाता है कि इवन जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इसका हिस्सा है, और उसका हिस्सा करके जो है वो ये समझा जाता है कि सारे का सारा परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स का जो है गोरख धंधा है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये परचेज सेल ऑफ प्लॉट्स अलग चीज है, और कंस्ट्रक्शन जो है और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग जो है वो अलग चीज है। और आपको तो पता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्शन का, वो ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर है। सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहा होता है। इवन इंडस्ट्री से भी उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस है। और इसका जो जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में जो 1 करोड़ घरों की कमी है, उसको पूरा करने की भी जरूरत है। तो एज ए एम्प्लॉयर, एज ए कंट्रीब्यूटर टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और फिर हाउसिंग की सप्लाई के का सेक्टर है, तो उस सेक्टर पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। और उसके सिलसिले में ऑलरेडी जैसे मैंने बताया शहजाद भाई, जी। कि जो इस वक्त जो टैक्सेस है वो करीबन जो है वो 115% ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ दी प्लॉट जो है, जब एक प्लॉट, जब रॉ प्लॉट खरीदा जाता है और उसके बाद उसको एंड प्रोडक्ट जब बेचा जाता है एंड यूजर को, तो उसमें 115% के टैक्सेस हैं। और आपको पता है कि ये जो टैक्सेस के अंदर जो है वो एडवांस टैक्स है, टाउन टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नॉर्मल बिजनेस पे 29% है, इंडिविजुअल पे नॉन टैक्स पे 15% है। फिर ये है कि डिफरेंट जो है नॉर्मल डेवलपमेंट पे जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 29% और 40% एओपी का है। तो यूं जो है वो बहुत ज्यादा टैक्सेस से ये आरिफ साहब, लोडेड लेकिन है। लेकिन जो रिकमेंडेशन सामने आई है वो सिर्फ डेवलपमेंट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन पे तो नहीं अप्लाई हो रही, वो तो जो प्लॉट्स की लेन देन या ट्रेडिंग होती है उस पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि जो रिकमेंडेशन वो ये कहती हैं कि सेलर पे जो टैक्स है 3 से 4% उसको आधा कर दिया जाए, जो बायर पे टैक्स है 4% उसको 0.5% कर दिया जाए, इसी तरह जो एक्साइज ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3% खत्म कर दिया जाए। अब ये तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए है ना, चाहे ये डेवलपमेंट के लिए हो या सिर्फ प्रॉपर्टी जो कि खाली जमीन हम कहते हैं कि प्लॉट या फाइलों की लेन देन पर हो। जी, हमारे हमें ये जहन में रखना चाहिए कि प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल है। अगर प्लॉट जो है वो नहीं होंगे तो उसके ऊपर, चूंकि अगर प्लॉट पे भी आप टैक्सेस लोड कर देंगे तो जाहिर अल्टीमेटली तो वो एंड यूजर को जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एडवांस टैक्सेस की कमी की बात हो रही है, तो ये सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा, टैक्स खत्म करने की बात नहीं हो रही है। टैक्स तो जो नॉर्मल टैक्सेस है वो सारे लगने हैं जिनका मैंने जिक्र किया। जी। ये है कि क्या एडवांस टैक्स जो है वो 4% परचेज पे लेना जायज है? मैं समझता हूँ कि एक शख्स अपने घर, आप घर बनाने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी लेता है, तो उसके आप 4% टैक्स लगेंगे, और आपको पता है कि कभी कोई रिफंड होता है इसमें? रिफंड तो जो है वो एफबीआई नहीं कर पाती है। और उसके आप इसको लोड करके उसके ऊपर जो है अननेसेसरी, और आप ये देखें अभी इंडिया ने जरा स्लो डाउन हुआ है तो उन्होंने अपने आम लोगों के ऊपर जो है वो टैक्सेस कम करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का डिस्पोजेबल इनकम को जो है वो बढ़ाएं, ताकि इकोनॉमी जो है वो चले। और ये इसमें इस ये टैक्सेस जो मैंने जिक्र किए हैं, जी। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री को जो ये सपोर्ट करता है,
उस पे भी आप ये देखें कि बहुत हेवी टैक्सेस हैं। जो अलाइड इंडस्ट्री है और उन पे तो जैसे टैक्सेस, लेकिन आरिफ साहब आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्लॉट होता है वो उसका रॉ मटेरियल है, लेकिन मसला ये है कि जब आप प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स कम करेंगे तो प्लॉट की जो ट्रेडिंग है, जो स्पेकुलेशन है, वो बढ़ जाती है। और ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कि प्लॉट्स खरीदते हैं, फाइलें खरीदते हैं और गैर जरूरी तौर पर प्लॉट्स की कीमतें बढ़ने लगती है, यानी कि वो ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। और फिर एक आम आदमी जो कि चाहता है कि वो एक अपना घर बना सके एक अफोर्डेबल प्राइस में, उसके लिए वो जमीन ही अफोर्डेबल नहीं रहती। तो फिर अगर हम टैक्स कम करेंगे तो इसका तो नुकसान होगा ना एक आम आदमी को। नहीं, तो पॉलिसी मेकर को ये चाहिए कि जहां जमीन एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती है वहां जो है वो रिलैक्स रखें, और जहां अगर कोई स्पेकुलेशन होती है और ट्रेडिंग होती है तो उसको डिफरेंटली जो है वो ट्रीट करें। तो उससे जो है वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है ये भी हासिल हो जाएगा, और जो आम यूजर्स हैं और जिनको जो है घर की रिक्वायरमेंट है, उनको जो है वो ये अननेसेसरी इतने हेवी टैक्सेस का जो है वो बेयर ना करना पड़े। तो क्या इसको कंसिडरेशन में लाया जा रहा है कि जहां पे रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो, कोई अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहा है, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, तो वहां पे ठीक है आप इस टैक्स को कम करें, लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे एरियाज हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे ट्रेडिंग हो रही होती है प्लॉट्स की, कि उसको फिर आप डिस्करेज करें। देखिए, इसमें दो चीजें अक्सर जो है वो आप अगर देखें तो मेरी प्रेजेंटेशन में होता है, और वो ये होता है कि आप अगर ट्रेडिंग और प्लॉट्स को जो है वो हायर टैक्स कर सकते हैं, लेकिन वो हायर टैक्स अगर कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो तो आप वो रिफंड कर दें, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो रियल एस्टेट है ये फुल्ली डॉक्यूमेंटेड हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले 50 मिलियन रुपीस के लिए वेल्थ रिकंसिलिएशन की एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। इसलिए कि डेवलपर्स जो है आजकल, जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, वो तो ये चाहते हैं कि हम फुल्ली डॉक्यूमेंटेड बिजनेस करें, लेकिन जो लोग हैं, जो बायर हैं, एंड यूजर हैं, वो कहते हैं हमारे पास रिकंसिलिएटेड वेल्थ नहीं है, लिहाजा हम कैश देंगे। जब वो ये कैश की बात करते हैं तो मजबूरन जो है डेवलपर को कैश लेना पड़ता है, फिर उसको आगे सारा साइकिल कैश में चलाना पड़ता है। क्यों? गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू का भी लॉस होता अच्छा, है, और फिर आरिफ साहब, बिजनेस की ग्रोथ में भी। इसमें एक मामला ये भी है, एक तो आपने ये कहा कि टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, लेकिन जब हमने भी बजट ट्रांसमिशन की, आप भी उनका हिस्सा थे, तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है रियल स्टेट सेक्टर का वो 14% है, लेकिन जो टैक्स पे कंट्रीब्यूशन है 2% है। आप खुद मुख्तलिफ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे ऑपोजिट है, अगर इंडस्ट्री 20-25% कंट्रीब्यूट कर रही है तो उसका टैक्स भी 20-25% या उससे ज़्यादा है। तो फिर अगर इतने सारे टैक्सेस हैं तो क्या वजह है कि 14% कंट्रीब्यूशन के बावजूद 2% टैक्स पे कर रही है रियल स्टेट सेक्टर? आई थिंक वो रिकवरी का इशू है, रिकवरी का इशू है, या जो मैंने आपसे जो बात ये की है कि इसके अंदर जो है वो कैश को जो है वो डिस्करेज करने के लिए इकदाम लेने की जरूरत है। अगर जैसे ये मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि 50 मिलियन का आपका वेल्थ रिकंसिलिएशन का एग्जेम्पशन हो जाएगा, तो लोग जो है वो फिर फ्रीली सारा फुल्ली डॉक्यूमेंटेड बैंकिंग चैनल के जरिए सारे ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो वो सब रिकॉर्ड पे आएगा, और रिकॉर्ड पे आएगा तो सारे टैक्सेस जो है वो ज्यादा बेहतर रिकवर होंगे। लेकिन आई थिंक इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, डेटा को देखने की जरूरत है, इस वजह से कि चाहे वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हो, कैश में ट्रांजेक्शन हो, जी, सब पे टैक्सेस तो एक ही से लग रहे होते हैं। ऑलरेडी आरिफ साहब ये 1 करोड़ बताइए, इस घरों की वक्त शॉर्टेज है हमारी। जो सूरत हाल है डिमांड सप्लाई की, उसको अगर देखें तो कई ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो 2-3 साल पहले शुरू हुए थे वो तो अभी अधूरे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो खरीदार है वो अपनी इंस्टॉलमेंट ही नहीं पे कर रहा है, और उसकी वजह हमें भी पता है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई और फिर सैलरीड क्लास पे टैक्स 45 से 45% तक लगा दिया गया है। अब आप अगर मरात ले भी लें और हाउसिंग सेक्टर में बू भी देखें तो खरीदार आपके पास कहां से आएगा? पहले ही जो खरीदार है वो अपनी किस्तें नहीं पे कर सक रहा है। तो इसमें तो अगर मराद किसी को मिलनी चाहिए तो आपको नहीं लगता कि पहले अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए टैक्स की सूरत में भी, और महंगाई कम हो तभी उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है या उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी ना? जी बिल्कुल, आई थिंक ये फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, और ये प्रायोरिटी भी जो है, जब ये सारे जो टास्क फोर्स मेंबर्स हैं वो बात करते हैं, तो सिर्फ ये टैक्सेस की बात नहीं, क्योंकि आपने तो एक टैक्सेस को उठा लिया है, बाकी जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग की, मॉर्गेज फाइनेंसेस की डेवलपमेंट में, अप्रूवल्स के, रेगुलेटरी मैटर्स, वो तो आई थिंक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सही। जो टास्क फोर्स ने कवर किए हैं, और उसके बारे में रिकमेंडेशन जो है वो दिए हैं। और आप ये देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में भी ये घर की अवेलेबिलिटी जो है नंबर 1 जी, प्रायोरिटी है। एक और मामला जो आप लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए,
ये तो बताया जा रहा है कि 97.5% ट्रांजैक्शन जो पिछले साल हुई हैं वो 1 करोड़ से कम ही की हुई हैं, तो इसका मतलब तमाम इन ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्पशन दे दी जाएगी, तो इस पर आईएमएफ भी कैसे मान जाएगा ये बात? नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड जो है, आप ये देखें स्टॉक एक्सचेंज में भी एक ज़माने में 2011 में जो है, वो ये किया गया था कि अगर आप शेयर 2 साल के लिए खरीद के रखते हैं, आपको वो जो है उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा या वेल्थ रिकंसिलिएशन नहीं पूछी जाएगी और उसको आइंदा आप अपनी वेल्थ में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100% डॉक्यूमेंट हो गया है। तो इसमें भी रियल एस्टेट में भी वन टाइम आपको ये बेनिफिट देना होगा, ये आप बेनिफिट देंगे, सारे का सारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो सब रिकॉर्ड में आएंगे और रिकॉर्ड में आएंगे तो एक्सेस भी ज्यादा मिलेगा और ये जो रेशो की बात हम कर रहे हैं वो रेशो भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। और अब इसके इम्कानात क्या हैं, क्योंकि जो टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन तो दी है, लेकिन जैसे वजीर खजाना कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमें तो स्पेकुलेशन को डिस्करेज करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि पैसा रियल एस्टेट सेक्टर की जगह जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज है वहां पर जाएं। तो आपको लग रहा है कि जो है ये असेंबली से कानून पास हो जाएगा या सब कमेटी में जो मामला है वो आपके फेवर में जाएगा, या जो पोजीशन फाइनेंस मिनिस्टर की थी वहीं पे मामला आगे बढ़ेंगे? आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेकुलेशन की, डिस्करेजमेंट की हम भी बात कर रहे हैं। हम तो जो कंस्ट्रक्शन है उसकी प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, टैक्स का इतने सारे जो है वो टैक्सेस है, सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। एक और नंबर में आपसे शेयर करूं हाँ, लेकिन कि इस आरिफ वक्त साहब इसके बावजूद जो रिकमेंडेशंस थी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तो उसके खिलाफ बात कर रहा है ना। उन्होंने जो लेटर लिखा है वजीर आजम को, वो तो कह रहे हैं कि ये टैक्स छूट आप ना दें क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अलावा जो है प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होगा। नहीं, आई थिंक ये गलत रिपोर्ट हुआ है। उनके जो वर्डिंग्स है वो मैंने पढ़ी है। वो ये कहते हैं मैं डिफरेंशिएशन जो है कंस्ट्रक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ प्लॉट्स की डिफरेंशिएशन और डिफरेंट पॉलिसी को वो सपोर्ट करते हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन को आप जो है प्रमोट करें, सही। उनको इंसेंटिवाइज करें, वो उसके खिलाफ नहीं है। वो तो जो है वो स्पेकुलेटिव लैंड एक्टिविटी के खिलाफ है। अच्छा आरिफ साहब तो ये ये बताइएगा अखबारों में कि मैं समझता हूँ कि गलत ठीक, आप कह रहे हैं कि जो वो है वो रिपोर्ट ठीक नहीं, लेकिन आरिफ साहब ये बताइएगा कि हमने इमरान खान के दौर में भी देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है, रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि इस सेक्टर को हम मराद देंगे तो यहां से ग्रोथ होगी जो मुल्क की ग्रोथ में हिस्सा डालेगी। लेकिन खास इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि कई इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके मुखालिफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो हाउसिंग है वो तो ग्रोथ का नतीजा है। अगर आपके मुल्क में माशी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली हाउसिंग सेक्टर जो है उसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ आएगी। लेकिन हमारे अप्रोच वाइस वर्सा होती है कि हाउसिंग में ग्रोथ लेकर आओ जिससे मुल्क में ग्रोथ आए। ये आई थिंक उनका अपना जो है ख्याल होगा। लेकिन अगर हम अपने दूसरे ममालिक में देखें जहाँ जो है वो प्रोग्रेस हुई है, आप ये यूएई को देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, चाइना को देख लें, इन सब जगहों पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का जी। एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक ये बहुत अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो साबित हो सकता है। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो अपना 40% कैपेसिटी पे चल रही है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे टाइल्स हो, केबल्स हो। अगर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव होती है तो ये सब की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट को 500 बिलियन रुपीस की एडिशनल टैक्सेस मिल सकते हैं अगर वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को जो है वो ये बेहतर कर ले। तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाने में, रेवेन्यू को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ये कंस्ट्रक्शन का बहुत अहम रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ग्रुप आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।